Students, welcome once again to the YouTube channel of Arabi Senior Secondary School Katuma. As you know that the topic of active and passive voice is learning, and we have completed more part of this topic. Some part is running. कहने का प्राय जो पहला वाला वीडियो था, पहले वाले वीडियो में हमने आपको जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको आप पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाया जाता है उसके बारे में हमने आपको बताया था। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमने बताया था कि जो लेट से किस तरीके से बनाए जाते हैं या जो लेट से एक्टिव वॉइस के वाक्य होते हैं उनको पैसिव वॉइस में किस तरीके से बनाया जाता है। इसके अलावा जो लास्ट में हमने बताया था वो ये बताया था जो प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले जो एक्टिव वॉइस के वाक्य होते हैं उनको पैसिव वॉइस में किस तरीके से बनाया जाता है। उसको मैंने बताया था कि उनको दो तरीके से बनाया जाता है। एक तो आप प्लीज या काइंडली को हटा दो और उसके स्थान पर आवश्यकता अनुसार यू आर एडवाइज टू या यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख करके शेष वाक्य को जैसा होता है वैसा का वैसा लिख देते हैं। प्लीज या काइंडली को हटा देते हैं। दूसरा शुड के हिसाब से भी, शुड बी प्लस थर्ड के हिसाब से भी मैंने आपको उसके बारे में बताया। तो यहाँ तक तो हम इसके बारे में पढ़ चुके थे। अब हालांकि वो मुझे पहले ही बता देना चाहिए था जब मैंने वो 4 नियम बताए थे, लेकिन वो बाय मिस्टेक वो हो गया। तो मैं अब हमारा जो इसमें जो आएगा वो उसी समय क्लियर हो जाता है हालांकि, लेकिन वो ध्यान नहीं रहा था। चलो कोई बात नहीं, उसमें देखेंगे। अब अपन देखने वाले हैं कि जो डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य, जो डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य होते हैं उनको कैसे वॉइस में किस तरीके से बदला जाता है। तो इससे अपन को लेस मात्र भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ये कहीं भी इस तरीके का कोई टॉपिक नहीं है, कोई इस तरीके की परेशानी वाली बात नहीं है कि इसमें मतलब डबल ऑब्जेक्ट बारे में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, कठिन है कि बहुत ज़्यादा नियम है। कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। जो 4 नियम पहले हमने पढ़े थे वही केवल अपन को ध्यान रखने हैं। तो डबल ऑब्जेक्ट वाले जो वाक्य होते हैं उनके बारे में अपन बात करें तो डबल ऑब्जेक्ट से कहीं कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। जो 4 नियम हमने शुरुआत में पढ़े थे केवल उन्हीं को ध्यान में रखना है। इससे कहीं कोई दिक्कत अपन को नहीं आती है। भाई शुरुआत के, अब एक बार दोबारा से मैं रिवाइज करा रहा हूँ। शुरुआत में मैंने आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के 4 नियम बताए थे। पहला नियम मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, यानी कर्म को क्या बना दो, कर्ता बना दो। दूसरा जो नियम मैंने बताया था वो बताया था आपको मैंने हेल्पिंग वर्ब के बारे में, यानी कि एक्टिव वॉइस का जो वाक्य उससे मतलब जो है ना पैसिव वॉइस बनाते समय अगले वाले टेंस की क्या लगा दो, हेल्पिंग वर्ब लगा दो। अगले से इन द सेंस यदि वाक्य इंडेफिनिट का है तो कंटिन्यूअस की लगा दो, परफेक्ट का है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की लगा दो। साथ में मैंने उसमें नोट भी लिखाया था यदि वाक्य किसी भी कंटिन्यूअस का है तो उसमें उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग जोड़ते हैं। ये दूसरे नंबर का नियम मैंने आपको बताया था, याद होगा। और तीसरा नियम मैंने बताया था एमडी की क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म। और चौथा नियम मैंने बताया था बाई लगाओ और कर्ता को क्या बना दो, कर्म बना दो। यहाँ तक मैंने आपको बताया था। और उसमें मैंने ये भी बता दिया था कि कौन कौन से अननेसेसरी सब्जेक्ट होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते। समबड़ी है, एनीबडी है, नोबडी है, समवन है, एनी वन है, पुलिस है, आदमी, पीपल इत्यादि। इनको पैसिव वॉइस में कर्म के रूप में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। तो उन्हीं नियमों को अपन को ध्यान में रखना है। इससे ज्यादा अपन को इसमें कहीं भी ज्यादा सोचने विचारने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे वाक्य देखेंगे डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य। तो डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य को देखने से पहले आप एक बार ये देख लीजिए कि ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में देख लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना, ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जो आप तो ये देखो कि जो बीइंग्स होते हैं, प्राणी होते हैं, वो तो किस में आते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। जैसे ही है, हिम, सॉरी ही का मतलब ऑब्जेक्ट हिम है, हर है, यू है या दे में, यानी इस तरीके के जो होते हैं वो सब किस में आते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। और जो थिंग्स होती है विशेष रूप से अदर देन ह्यूमन बीइंग्स कह सकते हैं, तो वो किस में आती है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आती है।
तो ये दो प्रकार के ऑब्जेक्ट इसके अंतर्गत होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य। इसमें ये दोनों ही तरीके के ऑब्जेक्ट काम में आते हैं। कौन कौन से, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब तो ये देखो जो प्राणी होते हैं वो विशेष रूप से किस में आते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, और जो थिंग्स होती हैं वो किस में आती हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आती हैं। इस बात का अपन को ध्यान देना है। तो डबल ऑब्जेक्ट वाले जो वाक्य होते हैं, उन डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों की कैसे किस तरीके से बनाई जाती है उस पर अपन को ध्यान देना है। देखिए जैसे वाक्य आया, रोहित gave him a pen, जैसे ये वाक्य है। अब इस वाक्य को अपन पैसिव वॉइस में बनाएंगे, तो हमें इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ये इसमें डबल ऑब्जेक्ट है या सिंगल ऑब्जेक्ट है या क्या है। कोई ज्यादा सोचने विचारने की कतई इनमें अपन को आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस पर हमें ध्यान ही नहीं देना है। हमारा जो पहला नियम है, आप तो उन्हीं नियमों पर आ जाइए। हमारा जो पहला नियम कहता है ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट, कर्म को क्या बना दो, कर्ता। तो पहला नियम कह रहा है कर्म को कर्ता बनाओ, तो हमें कर्म ढूंढना है ना पहले वाक्य में से कि कर्म कहाँ है इस वाक्य में। तो देखिए यहाँ से ही ढूंढते चलिए, तो तुरंत हमें यहाँ कर्म मिल गया ना। ये क्या मिल गया हमें, ऑब्जेक्ट मिल गया। जब हमें ऑब्जेक्ट यहाँ मिल गया तो हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं है कि सब ऑब्जेक्ट, और क्योंकि जब हमारी खोज पूरी हो गई, हम जिस चीज को खोज रहे थे वो मिल गई, तो आगे क्यों ढूंढेंगे। आपका पेन खो गया, पेन को ढूंढ रहे, पेन मिल गया, तो ये थोड़ी है कि और भी ढूंढेंगे, मतलब ही नहीं। तो इसी तरीके से जब हमारे लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता और ऑब्जेक्ट हमें मिल गया, तो आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो वही तरीका अपना पहला नियम कहता है कर्म को कर्ता बनाओ, यानी इसको कर्ता बना दो। हिम का कर्ता क्या होता है, मैंने शुरुआत में आपको बताया था, याद होगा। आई का कर्ता, आई का कर्म, आई का सब्जेक्ट होता है, और आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मी होता है, बी का आस होता है, यू का यू होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, दे का देन होता है। इस तरीके से मैंने आपको बताया। तो इसमें हिम दे रखा है, तो हिम ऑब्जेक्ट है, तो उसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही। क्या हुआ, ही। इसके बाद हमारा जो नियम है वो कह रहा है, एक नियम पूरा। दूसरा नियम हमारा क्या कह रहा है, अगले वाले टेंस के हेल्पिंग वर्ब लगा दो। तो ये कौन से टेंस का वाक्य है भाई, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है। इसका मतलब या तो ये पास्ट इंडेफिनिट का साधारण वाक्य है या प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, और सेकंड फॉर्म दे रखी है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट का है। और पास्ट इंडेफिनिट से जो अगला सेंटेंस वो टेंस है वो होता है पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर। तो ही के हिसाब से वाज वर्ब में क्या आ जाएगी, वाज। नियम नंबर 2। तीसरा नियम कहता है मेन वर्ब की क्या लगा दो, थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, गेव, और गेव की थर्ड हो जाएगी यहाँ पर क्या, गिवन। गिवन, तो ही वाज गिवन। अब इसके बारे में हमने कुछ बताया क्या आपको, नहीं बताया। मैंने पहले भी कहा जिसके बारे में कुछ नहीं बताया है तो उसको वहीं छोड़ दो, उसे छेड़ो ही मत। भाई जिससे लड़ने की ताकत, जिससे लड़ने का मंत्र हमारे पास नहीं है, उसे क्यों छेड़ो, उसको वहीं छेड़ दो, छोड़ दो। तो अब इसको यहाँ पे ही छोड़ दिया हमने, ये लो साहब ये। इसके बाद हमारा ये तीसरा नियम हुआ। चौथा नियम कहता है बाई लगाओ, और बाई लगा कर क्या कर दो, कर्ता को क्या बना दो, कर्म बना दो। तो इसमें बाई लगाया और कर्ता क्या है, रोहित। तो रोहित को कर्म बनाएंगे तो जो नाउन होती है उसका ऑब्जेक्टिव केस भी वही रहता है। प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में अंतर आता है। तो रोहित का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, ये लोग सब क्या दिक्कत है बताओ। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब हम तो इस तरीके से नहीं बनाएंगे, हम तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो बना लो भाई, जब हमें पहली बात तो ये हमें इस पे जाने की जरूरत ही नहीं, और वो उसमें ये कभी नहीं कहता है, आपके एग्जाम में ये कभी नहीं कहता है कि आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर बनाओ या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके पैसिव वॉइस बनाओ। ऐसा कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं आता है। वो तो सीधा कहता है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अब बात ये आई यहाँ पर निकल करके कि जब हमारा नियम कह रहा है कर्म को करता होना, जब हमें कर्म यहाँ मिल गया तो इससे आगे जाने की जरूरत क्या पड़ रही है, यहीं से काम पूरा हो गया, जरूरत ही नहीं है। अरे हम पेन लेने जा रहे हैं, वही पेन वही क्वालिटी वही चीज 5 रुपए में यहाँ मिल रही है,
नुक्कड़ की दुकान पे मिल रही है, घर के पास में मिल रही है, तो उसको 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर मार्केट में लेने क्यों जाएंगे? तो वही है, तो जब यहाँ मिल गया तो स्वयं यही बना दो और ये पूरा हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन नहीं साहब, कुछ लोगों को फालतू में घूमने की आदत होती है, और जो फालतू में घूमेंगे तो उनकी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होगी, तो उसके लिए अलग इंतजाम है। फिर नहीं साहब, सामान्य तो ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बना दिया। अब नहीं साहब, मैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही लूंगा, मैं तो बाद वाले ऑब्जेक्ट को ही पैसे वो के हिसाब से बनाऊंगा, बना दो। इसका नियम क्या होता है? वही तरीका, पहला तो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या ले लिया आपने? ये पेन ले लिया, ये पहला नियम तो वही हुआ। दूसरा नियम कहता है वही अगले वाला, अगले वाला मतलब पास्ट इंडेफिनिट था। पास्ट इंडेफिनिट क्या है? पास्ट इंडेफिनिट से अगला पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट टेंस के अंदर हो गई बाज और वर। तो ये पेन के हिसाब से क्या लग गई? वर। अब नियम कहता है एमबी की थर्ड फॉर्म लगा दो, गिव की थर्ड फॉर्म गई गिवन। अब आपने इसको, इसका नंबर था, ये सारी चीज बढ़िया दे रहा है, सब कुछ बढ़िया है, तो इसकी बेइज्जती करके आप यहाँ गए, तो इसके लिए कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, इसका सम्मान बनाए रखने के लिए। तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? इसके लिए टू और फिर वही चौथा नियम बाय लगाओ और कर्ता को क्या बना दो? कर्म बना दो। तो नियम तो वही हुए, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम और ये चौथा। पर जो दिक्कत आई वो कहाँ पर आ रही है कि यहाँ पर हमने क्या लगाया? इससे पहले टू लगाया, और टू हमने इसलिए लगाया कि वह में से यहाँ से छोड़ करके आगे बढ़ गए। ये है, तो इससे बताओ कहाँ दिक्कत आई? इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पे ध्यान मत दो, ऐसे बना दो। और नहीं साहब मैं तो उसको ही बनाऊंगा, तो आप उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। देखिए क्या नियम निकल कर क्या आया, देखिए। यदि डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस को पैसिव में बदलते समय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर पैसे बनाना हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फोर लगाते तथा शेष नियम यथावत रहते तथा शेष नियम यथावत रहते। तो इतनी बड़ी भाषा की अपन को कोई आवश्यकता नहीं है, पर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? यदि डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को पैसे में बदलते समय हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर पैसे बनाना हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फोर लगा देते हैं, और बाकी के नियम यथा जैसे कि तैसे ही रहते। जैसे अभी उदाहरण मैंने आपको दिया था ये वाला, जैसे रोहित गेम में ये वाला उदाहरण मैंने आपको भी दिया था। अब इस वाले में यदि
अब इस वाले वाक्य में देखेंगे, अगर इसको ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब इसको ही हम बनाएंगे जब तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। लेकिन नहीं साहब, हम तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाकर पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो बना लो, ए पेन को यहाँ सब्जेक्ट बना दिया, पहला नियम तो है ही वही, सारे नियम वही है। दूसरा नियम अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई वाज, एम बी की थर्ड, गिव की थर्ड गिवन हो गई। तीनों नियम वही हुए, पहला, दूसरा, तीसरा। लेकिन इसमें मैंने बताया कि यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर पैसिव बनाना हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फोर का यूज करते हैं। फोर का यूज कहाँ किया जाएगा, कुछ बार में उनको मैं अभी बताऊंगा आपको। तो टू हिम, बाई, फिर वही चौथा नियम बाई रोहित, यानी सब्जेक्ट को कर्ता को क्या बना दो, ये चौथा नियम हो गया। तो हमें नियम तो वही फॉलो करने हैं, केवल इसमें ये ध्यान रखना है कि यदि हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, मतलब आगे बढ़ रहे हैं, यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमें आवश्यकता अनुसार टू या फोर प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। ये ध्यान देने वाली बात। अब इतनी सारी बड़ी भाषा को रटने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, केवल समझने की आवश्यकता है। और देखिए उदाहरण, समझिए ढंग से। जैसे मोहित विल टीच मी इंग्लिश, ये बात। अब ये वाक्य हो गया, तो इस वाक्य को अपन पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो सबसे पहला नियम हमारा क्या कहता है, वही कर्म को कर्ता बनाओ, ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा। अब इसके बाद पहला नियम पूरा। दूसरा नियम कहता है अगले वाले टेंस की क्या लगा दो, हेल्पिंग वर्ब। अब ये कौन से टेंस का है, फ्यूचर इंडेफिनिट का है। फ्यूचर इंडेफिनिट से अगला कौन सा होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। और फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी या शैल बी। अब चूंकि करता आई है, आई भी हो तो शैल बी, अन्य करता हो तो विल बी। तो अब करता क्या हो गया, आई, तो यहाँ हो जाएगी क्या, शैल, तो आई शैल बी। दो नियम पूरे, एक नियम ये, दूसरा नियम। तीसरा नियम कहता है मेन वर्ब की क्या लगा दो, थर्ड फॉर्म। अब ये टीच है, टीच की थर्ड क्या हो जाएगी, टॉट। फिर वही, अब इसके बारे में हमने कुछ पता नहीं रखा था, तो ये लो साहब इसको यही उतार। चौथा नियम हमारा कहता है बाई लगाओ और कर्ता को क्या बना दो, कर्म बना दो, ये लो साहब। तो इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नहीं साहब, आप कहें ये तीसरा नियम हो गया और ये चौथा नियम हो गया। आप कहें नहीं साहब, हम तो ऐसा नहीं करेंगे, हम तो जो है ना वो जो बाद वाला ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो बना लो, उसमें फिर एक्स्ट्रा वर्क तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इंग्लिश को ले आओ, अब वही कर्म को, नियम तो वही लागू होंगे, नियम तो वही लागू होंगे, केवल डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमें आवश्यकता टू या फोर प्रपोजिशन का यूज करना पड़ेगा और कोई अंतर नहीं। जैसे इंग्लिश, इसके बाद नियम कह रहा है क्या, अगले वाले टेंस, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ अभी आई थी इसलिए सेल लगाया था, अब सब्जेक्ट इंग्लिश हो गया इसलिए क्या लगाएंगे, अब विल बी। दूसरा नियम। तीसरा नियम कहता है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, टीच की थर्ड फॉर्म हो गई टॉट, तो इंग्लिश विल बी टॉट। अब हमने बताया था यदि आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमें क्या लगाना पड़ता है, टू लगाना। तो क्या हुआ यहाँ पर, टू मी। चौथा नियम वही, कर्म को क्या बना, कर्ता को क्या बना दो, कर्म करता क्या है, मोहित, मोहित का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मोहित, ये लोग चौथा नियम। तो इस तरीके से चार नियम।
तो हमें इस बात में कहीं भी कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि साहब ये डबल ऑब्जेक्ट वाला है या ये ऐसा है या वैसा है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। हमें तो केवल इस बात को ध्यान रखना है, वही 4 नियम ध्यान रखने हैं, और हमें ऑब्जेक्ट शुरुआत में मिल रहा है तो उसको कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही है। लेकिन नहीं साहब, आप कहें कि मैं तो साहब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही बनाऊंगा, सब्जेक्ट बनाए पैसे बनाऊंगा, तो बना दो आप आराम से। उसके लिए आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले 2 या 4 लगाना पड़ेगा। अब 2 वाले तो हो गए। अब बात आती है कि 4 आप लोग कहाँ पर यूज करते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, कैट है, बुक है, कैट है, बुक है, फैच है, ETC। जो वर्वे आदि जो वर्वे, इनके लिए प्रपोजिशन अपन कौन सा यूज करते हैं? 4 प्रपोजिशन यूज करते हैं। जैसे लोकेश विल गेट मी ए, अब इसको अपन पैसे वही बनाएंगे। अब वही नियम अपना, अब पहला नियम कहता है वही कर्म को कर्ता बनाओ। अब जब हमें कर्म यहाँ मिल ही गया, जब हमें कर्म यहाँ पे मिल गया, आगे है नहीं, अब आगे जाने की जरूरत ही नहीं। अब हमारा जो पहला नियम कहता है वो तो ये कहता है कर्म को कर्ता बना दो। अब इसमें कर्म क्या है? मी का कर्ता क्या हो जाएगा? आई। फिर नियम कह रहा है अगले वाले टेंस के हेल्पिंग वर्ब लगा दो। तो ये कौन सी टेंस का है? फ्यूचर इंडेफिनिट का। फ्यूचर इंडेफिनिट से अगला होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस, और फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी या शैल बी। अब कर्ता आई हो गया, एक्चुअली क्या लगा देंगे? शैल बी। नियम नंबर 1। नियम नंबर 2, तीसरा नियम कहता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। ये दो सब गॉट, कैट गॉट, गॉट, तीनों सेकंड और थर्ड एक से दूसरा नियम। और इसके बारे में कुछ नहीं बता रखा है, इसको वहीं क्यों ही छोड़ दो, ये को। चौथा नियम, बाय लगाओ और कर्ता को क्या बना दो? कर्म बना दो। अब कह नहीं सर मुझे तो ऐसा नहीं करना है, मुझे तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मुझे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई सब्जेक्ट बनाकर पैसे वही बनाना है, तो ऐसा कर लो। तो यहाँ आएगा ये वो। अब नियम कह रहा है वही, पहला नियम तो ये हो गया कर्म को करता हूँ, दूसरा नियम वही हो गया अगले वाला टेंस के हेल्पिंग वर्ब। यहाँ हमने शैल इसलिए लगाई क्योंकि कर्ता हमारा आई बना था। यहाँ हमने ए बुक, अब कर्ता क्या हो गया हमारा? ए बुक हो गया। अब ए बुक के हिसाब से क्या आ जाएगी यहाँ पे? विल बी, ए बुक विल बी। तीसरा नियम वही है मेथड, ये लो साहब, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है चारों में। केवल इसमें ये है कि अब हम इसको यहाँ से छोड़ करके गए थे, इसकी बेइज्जती की है, तो इसके लिए हमने बताया था आपको 2 या 4 लगा दो। लेकिन जो गेट वर्ब है वो क्या लेती है? 4 लेगी। तो 4 लेगी तो क्या आ जाएगा? 4 मी बाई। क्या दिक्कत है? तो इसमें इस तरीके से अपन को कोई भी ज्यादा सोचने विचारने की ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं होती है। केवल हमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि मतलब पहले ही हमें जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही हमें मिल रहा है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है। और अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए पैसे बना रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो चारों नियम फॉलो करने। पर नहीं साहब, हमें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही बनाना है तो बना दो। केवल इतना अंतर आएगा कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो बनाएंगे तो केवल इतना अंतर आएगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम छोड़ कर गए हैं, उसके लिए या तो आप 2 लगा दो या आप 4 लगा दो, और कोई ज्यादा से ज्यादा सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे इसमें और देखो, बिल्ड है, कुक है, ऐसे बहुत सारी है, अभी ध्यान नहीं जा रही। तो इस तरीके की बात है। तो इनमें अपन को ये ध्यान देना है कि इनके लिए आप 4 या 2 का यूज करेंगे। इन वर्ग के लिए अपन 4 लगा देते हैं और बाकी के लिए 2 लगा देते हैं। तो केवल ये अंतर आने वाला है, इससे ज्यादा और कोई अंतर नहीं आएगा।
अब कोई सा हो, क्या फर्क पड़ रहा है इससे? केवल एक चीज है कि अगर हम उसको छोड़कर जा रहे हैं, जो सब ऑब्जेक्ट पहले दे रखा है, तो उसको आप उसकी भरपाई के लिए कह दो, उसकी बेइज्जती को आप सम्मान देने के लिए कह दो, क्या उसके लिए क्या लगा दो, 2 या 4 प्रपोजिशन लगा दो, और बाकी नियम तो यथावत है, कैसे भी कर लो। तो कहीं इसमें डबल ऑब्जेक्ट वाले से भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें एक बात जरूर ध्यान रखना आप, अब इसको तो, अब ये जो वाक्य मैंने आपको बताया, इसको तो आप 2 तरीके से आराम से बना सकते हो भाई। जैसे ये है, और देखो they have sent me my books। अब ये वाक्य है, अब इसको तो आप 2 तरीके से बना सकते हो। ये लो साहब बना दिया, आई कर्म को करता बना दिया, पहले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा दो, हैव थर्ड दे रखी है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट से होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन। आई के साथ हो जाएगी यहाँ पर आई हैव बीन। अब एम भी थर्ड लगा दो, यहाँ ऑलरेडी थर्ड दे रखी है, आई हैव बीन सेंट माय बुक्स बाय देम। ये लो साहब, लेकिन आप कहेंगे नहीं साहब हमें तो ऐसा नहीं करना है, हमें तो इसको पहले लाना है, तो ले आओ। 2 तरीके दूसरे, माई बुक्स हैव, अब यहाँ भी बहुवचन है इसलिए हैव बीन, वही एम बी थर्ड,